तो हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग ट्रैवल करेंगे इंडिया के 1915 में। इमेजिन एक ऐसा टाइम जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार वन में बिजी थी। इस वार का इंडिया पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे एंड ब्रिटिशर्स ने कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। चीज़ों के दाम डबल होने लगे थे और गांव से लोगों को जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। इसी केओस के बीच जनवरी 1915 में एक हीरो की एंट्री होती है जो कि थे महात्मा गांधी। वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे एक नए हथियार के साथ जिसका नाम था सत्याग्रह। इसका मतलब था कि अगर आपका कॉज सच्चा है तो आपको लड़ने के लिए फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। नॉन वायलेंस से ही ऑपरेसर का दिल जीता जा सकता है। इंडिया आते ही गांधी जी ने बैक टू बैक 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो कि इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था। फिर सेकंड 1918 का खेड़ा सत्याग्रह जो कि पीजेंट्स की रेवेन्यू माफ करवाने के लिए थी। और 1918 का अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि कॉटन मिल वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए थी। अब इन सब सक्सेसेस से डरकर ब्रिटिशर्स ने 1919 में पास किया रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था जिसमें पुलिस किसी को भी 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में डाल सकती थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया 6 अप्रैल को। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को वो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैसाखी के मेले के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर वहां पहुंचा, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक किया और बिना वार्निंग के ओपन फायर करा दिया। हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए एंड डायर का मकसद था लोगों के दिलों में टेरर और औ पैदा करना। एंड इसके बाद वायलेंस फैल गई और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे। गांधी जी समझ गए थे कि एक बड़ा मूवमेंट तभी हो सकता है जब हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक हो जाएं। उस वक्त मुस्लिम खिलाफत इशू को लेकर गुस्से में थे। गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर नन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का प्लान बनाया। फाइनली दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में कांग्रेस ने नन कॉपरेशन अडॉप्ट कर लिया। एजेंडा सिंपल था, ब्रिटिश टाइटल्स वापस करो, स्कूल्स, कोर्ट्स और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है। एंड ये नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है जनवरी 1921 में। टाउन्स में स्टूडेंट्स ने स्कूल्स छोड़े, लॉयर्स ने कोर्ट्स छोड़ दी और फॉरेन क्लोथ्स को होली की तरह जला दी गई, जिससे ब्रिटिशर्स इंपोर्ट्स आधे रह गए। लेकिन कुछ टाइम बाद शहरों में मूवमेंट स्लो हो गया क्योंकि खादी महंगा था और पुअर लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन गांव में कहानी अलग थी। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अवध की। यहाँ बाबा रामचंद्र पीजेंट्स को लीड कर रहे थे, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो हाई रेंट मांग रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ औद किसान सभा भी बनाई थी। सेकंड आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स। यहाँ लूरी सीताराम राजू ने ट्राइबल्स को लीड किया। वो गांधी जी की तारीफ करते थे पर मानते थे कि आज़ादी सिर्फ गन से मिलेगी, नॉन वायलेंस से नहीं। थर्ड बात करेंगे हम लोग असम की। यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स ने गार्डन्स छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी राज आ गया है और अब उन्हें अपनी जमीन मिलेगी। सब कुछ फुल स्विंग में था। तभी फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी ने इमीडिएटली मूवमेंट को कॉल अप कर लिया क्योंकि सत्याग्रही अब ट्रेंड नहीं थे बल्कि वे वायलेंट कर रहे थे। कुछ साल शांति रहा। फिर 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के इरादे से, पर उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसीलिए गो बैक साइमन के नारे लगने लगे। इसी बीच दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की। देश को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट को सिंबल बनाया। सॉल्ट हर अमीर और गरीब की जरूरत थी। उन्होंने वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड भेजी और डिमांड पूरी ना होने पर सॉल्ट मार्च शुरू किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से डांडी निकले। 6 अप्रैल को उन्होंने डांडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबाला और नमक कानून तोड़ा। ये स्टार्ट था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का। अब यहाँ डिफरेंस समझिए, नन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेट नहीं करना था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में कॉलोनियल लॉज को भी तोड़ना था। अब इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में किसने साथ दिया? सो रिच पीजेंट्स, इन्हें हाई रेवेन्यू से दिक्कत थी। बिजनेस क्लास जैसे टाटा, बिरला एंड FICCI ये फॉरेन इंपोर्ट से प्रोटेक्शन चाहते थे। वुमेन, पहली बार औरतें घर से बाहर निकली, प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और जेल भी गई कुछ तो। एंड एट लास्ट वर्कर्स, ज्यादातर वर्कर्स दूर रहे, सिर्फ नागपुर रीजन के ही वर्कर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था।
लेकिन इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में सब साथ नहीं थे। दलित के लीडर B.R. अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। एंड फाइनली 1932 में पूना पैक्ट साइन करने के बाद दलितों को रिजर्व सीट्स मिल गई, पर वोटिंग जनरल इलेक्टोरेट से ही होनी थी। एंड मुस्लिम्स भी इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में उतने एक्टिव नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस हिंदू महासभा के क्लोज दिख रही थी और मोहम्मद अली जिन्ना माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर चिंतित थे। तो सवाल ये है कि देश एक हुआ कैसे? तो देश एक हुआ कल्चरल नेशनलिज्म के चलते। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट था 3 फिगर्स का। फर्स्ट इज भारत माता। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की इमेज बनाई, जो कि एक एस्थेटिक फिगर थी। फिर फॉकलोर। रविंद्रनाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री ने फॉक टेल्स और सॉन्ग्स लिखे, जिससे हम अपने कल्चर पर गर्व हो। फिर है फ्लैग्स। पहले स्वदेशी फ्लैग और बाद में गांधी जी का स्वराज फ्लैग रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। तो आई होप आपको अब नेशनलिज्म इन इंडिया का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।